बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट द सेशन। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ज़िंदगी में अगर आप देखा जाए, दुनिया के इस वक्त हर दफ्तर में, घर में सबसे ज़्यादा जो बोला जाने वाला जो लफ्ज़ है आज के दौर में, पाकिस्तान थ्रू लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, रवैये हम इसको कहते हैं। हर कहते हैं जी कि 5-6 मिनट के बाद ये लफ्ज़ जो है कंपनीज़ के अंदर, घरों के अंदर बोला जाता है कि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है, ही इज़ अ वेरी टॉक्सिक एटीट्यूड, इज़ अ टॉक्सिक ह्यूमन बिहेवियर। तो आज का ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है, आज तक जितने भी सब्जेक्ट्स पे हमने डिस्कशन किया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। एटीट्यूड इज़ क्या सब्जेक्ट है जी? एवरीथिंग। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा जी, प्लीज़ प्लीज़। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आपको कोई बताएं, किसी का कोई आपका, कुछ लोग कहते हैं यार मैंने कहा बड़ा अच्छा सेशन है, आपको अटेंड करना चाहिए, कहीं मेरा एटीट्यूड तो पॉजिटिव है। मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, एटीट्यूड अपना नहीं देखा जा सकता, ये आपका लोग बताते हैं कि आपका एटीट्यूड है। जावेद, आपको ये मिरर की तरह होता है, शीशे की तरह। जैसे हमें नहीं पता कि मेरे चेहरे पे धब्बा लगा है या इधर को निशान लगा है, ये सामने जो बंदा खड़ा होगा वो बताएगा कि आपका जनाब ये पेन की स्याही आ गई, आपको पता नहीं चल रहा। तो एटीट्यूड भी ऐसी है, जहाँ हम डिफ्रेंशिएट भी करें कि एटीट्यूड में और बिहेवियर में क्या फ़र्क है, ये थॉट्स क्या होती है, ये सारा एक आज का एक सेशन है। यानी क्वेश्चन को ये एक सवाल करें ताकि 2-3 क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे और साथ साथ इस अगले 45 मिनट्स के सेशन में हम उसको इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे जी। So though attitude is everything, but why this is being taken as a negative word? नेगेटिव? Yeah. अच्छा, एटीट्यूड जो होता है ना, ये लफ्ज़ जो होता है ना, ये अनफॉर्चुनेटली ये बन गया है। अदरवाइज़ ये मैं क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात के वाले से मैं आपके शेयर करूंगा कि यार जिसको हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जिसका ईगो बहुत बड़ा होता है, उसका कहता है ये एटीट्यूड बहुत बड़ा है। वो हम आगे आएंगे उसके ऊपर कि 7 नेगेटिव एटीट्यूड्स वी हैव टू लर्न टू अनलर्न। आज के सेशन का टेक अवे, जब आप क्लास से बाहर जाएंगे तो लर्न टू अनलर्न है, ये 7 हम अगले सेशन में आ जाएगा। ये लिख लें जी, स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। ये जो लफ्ज़ बोला है वो वाला ईगोइस्टिक एटीट्यूड बोलते हैं उसको, ईगोइस्टिक एटीट्यूड। बड़ी मैं है, बड़ी फूँ है, वो हमने बड़े कीवर्ड्स आप लोगों के लिए रखे हैं आज के। हाँ जी, एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुमताज़ साहब की तरफ से, प्लीज़ सर। अच्छा सर, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पहले भी लेक्चर अटेंड कर चुका हूँ, माशाल्लाह आपका बड़ा कम्प्रीहेंसिव होता है और बहुत बहुत मुश्किल बातें बड़े सादा अल्फाज में बताते हैं, ठीक है। आप काइंडली, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप पहले ये अपने लेक्चर दे दें, मेरे ख्याल में 90% सवाल ख़त्म हो जाए। नहीं सर, मुझे पता क्या होता है, जब ये ऐसे होता है मुझे पता होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि शायद सारे सवाल जवाब मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। इसका एक मकसद होता है क्वेश्चन करने का, कि क्वेश्चन जो होता है ना जी, आई लव क्वेश्चंस। और चाइनीज़ से एक बड़ी खूबसूरत प्रोवर्ब है, कहते हैं कि आस्क क्वेश्चन फॉर वंस यू फूल फॉर वंस, बट इफ़ यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन यू रिमेन फूल फॉर एवर। ठीक है जी, ओके जी। एक मैं आपके साथ पहले एक छोटा सा आपको एक चीज़ शेयर करता चलो। दुनिया का पहले ग्लोबल लेवल पे, और फिर एक कंट्री वाइज, और फिर एक सिटी वाइज, एंड फिर इंडिविजुअल वाइज, कि हमारे रवैये जो होते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में, ये जो उर्दू में रवैया कहते हैं, ये क्या इसकी डेफिनेशन है। वैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बिफोर आई जंप इनटू द ये जो एक द वर्ल्ड ऑफ एटीट्यूड। ये एटीट्यूड है क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? ये जो हम उर्दू में रवैया कहते हैं, नाजिया किसे क्या है इसका एटीट्यूड का सादा अल्फाज में कैसे डिफाइन करेंगी आप? नहीं, जरा देखिएगा, अब यहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा। बिहेवियर और चीज़ है, आई एम आस्किंग एटीट्यूड, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर। सर, ये आपकी इनर फीलिंग्स है किसी के बारे में। बेटा उधर देखें, इनर फीलिंग्स है किसी के बारे में जो आप सोचते हैं, और जब आप उसको, वो जब एक्शन में आता है तो वो रवैया कहलाता है। But sometimes people are so sharp and clever, they don't show what they think. मैं इतनी composed हूँ कि जो मैं सोचती हूँ वो मैं अपने चेहरे पे नहीं लाती। उसको कवर करें। तो वो मेरा बड़ा जब आप एक्शन पे, मसलन किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कोई भी आपकी सोच है, जब उसको आप एक्शन में लाते हैं तो वो रवैया, ये मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स ओके, हम आगे करें जी। मौसम एक सेकंड। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ये आपके जो इंटरनल जो आदात हैं, हाउ यू रिसीव लोगों से, उनका ये एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन जो आपके अक्सर लोगों में है। ठीक, आप क्या करें सर? What I feel, व्हाट इज एटीट्यूड? yes, attitude
basically being a student of sociology also, ये attitude is basically a behavior which includes the way you talk to different people, you act differently in different situations, your body language. और दूसरी बात जो हम एक कह रहे थे कि जी हम कैसे सोचते हैं, बेसिकली इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है कि व्हाट वी डू विद अदर्स दैट इज़ अ बिहेवियर, जिसको हम अक्सर करैक्टर का भी नाम दे देते हैं, वेयर एज करैक्टर इज़ समथिंग डिफरेंट. करैक्टर वो है कि जनाब जब आप अकेले हैं तो आप कितने अच्छे हैं, व्हेन आई एम इन पब्लिक हाउ आई एम बिहेविंग टू द डिफरेंट पीपल, दैट इज़ माई बिहेवियर. Good. That is not a character. Character is something else. So simply behavior basically is the way you talk to people. चले इसको ना शफक लिख लें कि एटीट्यूड बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है. एक थर्ड वर्ड भी आता है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ. ये 3 लफाज आते हैं जब मैं आपको इसका शेयर करूँगा. एक आपका बिहेवियर है, एक आपका एटीट्यूड है, एक आपका कग्निशन है जिसको आप थॉट्स कहते हैं. ठीक है, तो कग्निशन जो होती है जिसको हम थॉट्स कहते हैं, वो थॉट्स जो होते हैं ना वो आपके एटीट्यूड में कन्वर्ट होते हैं, और एटीट्यूड जो होता है वो आपके बिहेवियर में कन्वर्ट होता है. सादा लफ्ज़ों में किसका जो रियल बीइंग है, नहीं, वो तो एक फिलोसफिकल मीनिंग में चलेगा. मैं प्योर एक साइकोलॉजिकल आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि एटीट्यूड जो होता है ना, इसको कहते हैं द वे यू लुक एट द रियलिटी. सादा लफ्ज़ों में अगर आप और सादा लफ्ज़ों में उर्दू में समझना चाहते हैं, जो रवैया होता है इसको कहते हैं आपकी ये नीयत है. क्या बोला जी? और नीयत नज़र नहीं आती, ज़रा ज़्यादा गौर से सुन लें. आपका सारा जो नज़र आता है वो क्या नज़र आता है? आपका बिहेवियर. तो बिहेवियर के थ्रू लोग एनालिसिस करके आपके नीयत तक पहुंचते हैं. दूसरी बात, जो लहजा होता है, आपके अल्फाज से नहीं लोग आपको जज करते, आपके लहजे से आपको जज करते हैं. इसलिए कहते हैं कि जो लहजा होता है अल्फाज का और नीयत का डीएनए होता है. आई रिपीट, जो लहजा होता है वो आपके अल्फाज का और आपकी नीयतों का डीएनए होता है. तो डीएनए का डाइसेक्शन करना है आपने, तो आप उसके लहजे को देखते हैं, अल्फाज को नहीं देखते. कहता है अल्फाज में तो बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, कैसे लोग मीठा मीठा होते हैं और अंदर से छुरी लगा रहे होते हैं, और आपको पता भी होता है ये बड़ा बदनीयत आदमी है, चूड़ा आदमी है, सामने तो बड़ा तारीफ़ें कर रहा है, लेकिन आप उसके अल्फाज में नहीं जाते. और कहते हैं किसी के सही करैक्टर का नीयत का अंदाज़ा लगाना हो तो देखो नहीं वो मुस्कुराता कैसे है, किस बात पे मुस्कुराता है. नहीं, यही तो बात है कि अगले का यही पता चलेगा कि ये किस बात पे, और जिस बात ये कैसे पता चलेगा, मैंने कहा तजुर्बे की बात है. चलें आगे चलते हैं. एटीट्यूड का दूसरा नाम है, एटीट्यूड का दूसरा नाम है मेंटल फिल्टर. क्या बोला? मेंटल फिल्टर्स. यानी कि जो चीज़ इंफॉर्मेशन आती है वो आपके फिल्टर्स होके आपके पास आती है. जो आपका रवैया होगा आपको वही होगा. एक बंदा को जो होता है ना आधा ग्लास हाफ दिखेगा, एक को फिल दिखेगा. सिचुएशन एक ही होगी, रियलिटी एक ही होगी, ग्लास ऑफ वाटर एक ही होगा, लेकिन आधा भरा हुआ है. तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो आधा उसको फिल देखेगा, और जो नेगेटिव होगा वो आधा खाली देखेगा. ठीक है, और जो ऊपर से देखेगा उसको पूरा भरा हुआ नजर आएगा. समझे बात? उसको लगेगा पानी है, उसको तो नहीं पता चला आता है ये पूरा है. रवैया, बिहेवियर को उर्दू कहते हैं आपका अमल. अमल है. बिहेवियर क्या कहते हैं? ठहर जाए. ये जो एटीट्यूड होता है ये आपकी हैबिट्स ऑफ थिंकिंग है. क्या बोला? और बिहेवियर हैबिट्स ऑफ बॉडी है. आप क्लियर कहोगे? बता दिए ना. बॉडी की जो बिहेवियर है, आप सिगरेट पी रहे हैं, आपने टांग पे ऐसे टांग रखी है, आप ऐसे बैठे हैं, ये आपका बिहेवियर शो कर रहा है, एटीट्यूड नहीं. जिस वक्त आपके अंदर चल रहा है वो आपका एटीट्यूड है. ठीक. और जो थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज के या जो गुरुज हैं, जो कम्युनिकेशन आज का टॉपिक नहीं है, तो वो क्या करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए आपकी कर लेते हैं. और अल्लाह पाक ने ख़वातीन में तो एक चिप रखी हुई है, वो तो किसी बंदे के देखने के अंदाज से पता चल जाता है कि कोई इंसान का बच्चा है या कोई और है. बात तो सच है मगर बात है, ये पुराना हो गया. बात तो सच है मगर बात है हमसाई की. अब आप समझ आई बात. लो जी आगे चलते हैं. एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ अगले 10 मिनट्स में, क्योंकि हमारे फाइट टाइम के साथ है. बात में आप वही लोग आप देखेंगे बाहर रश लगा होगा,
सेशन जिन्होंने आज मिस कर दिया। ओके, कमिंग टू द पॉइंट कि रवैये कौमें बनाती हैं। आज पाकिस्तान का अगर आप मुझसे पूछें सवाल नंबर 1 कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, आप कहेंगे जी इकोनॉमिक्स, माशियात, महंगाई, पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस, आटा, चीनी। सॉरी, नो, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हमारे इज्तमाई रवैये हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा इज्तमाई रवैयों में से एक रवैया बता देता हूँ, आगे मैं डिटेल में जाऊँगा, वो है इज्तमाई हसद। इतना हसद है जावेद साहब कि हम दिल से दुआ नहीं देते किसी को कहीं सचमुच में लग ही ना जाए। ये इतना हसद है, दिलों के अंदर इतना खोट है। वे आगे चलते जाएंगे, आपको बड़ा आज का सफ़र मज़ा आएगा अगले आधे घंटे का कि ये रवैयों की साइंस क्या है। और आज के ज़माने में हमें PhD डॉक्टर्स नहीं चाहिए, हमें कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। वो आजकल मशीनों ने ले लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई सर, ब्लॉकचेन आई, उन्होंने सारी आपको बताएंगे एनालिसिस करके कौन सी दवाई आपको चाहिए बना। डॉक्टर्स आर आउट, तो ओनली डॉक्टर्स वी नीड वो हमारे क्या चाहिए, एटीट्यूडनल डॉक्टर्स। हमें सोशल डॉक्टर्स चाहिए, सोशल साइंटिस्ट चाहिए आजकल, जो हमारे रवैयों को स्टडी कर सकें। हमारे मसला अब इंफॉर्मेशन का नहीं है, बल्कि वॉमिटिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की। हमारा मसला इस वक्त डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे होते हैं, क्या बिहेव कर रहे होते हैं टोटल, और हम समझते हैं वी नो एवरीथिंग है। कमिंग टू द पॉइंट, देखिए जी, टू रिफ्लेक्ट एंड टू थिंक, ये मेरे साथ रहिएगा, इसके पॉइंट्स लिखिएगा, ये आज की प्रेजेंटेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगी। द डिफरेंस बिटवीन द पुअर कंट्रीज एंड द रिच कंट्रीज नॉट द एज ऑफ द कंट्री। ये नहीं कि कोई अमीर मुल्क क्यों होता है और गरीब मुल्क क्यों है, एज ऑफ कंट्री। कहते हैं जी वो जो अमेरिका को 100 साल हो गए आज़ाद हुए, फलां को 200 साल हो गए, पाकिस्तान तो अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं। एक्सक्यूज़ मी, सिंगापुर को कब आज़ाद हुआ है, चाइना कब आज़ाद हुआ है, मलेशिया कब आज़ाद हुआ है, तुर्की कब आज़ाद हुआ है, ये तो हमसे भी कम हुए टाइम। लेकिन आज ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। चलें जी आगे, क्या देखें जी, क्या है जी, वजह क्या है जी, नेक्स्ट। द कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कि आज से 100-150 साल पहले इस खित्ते में नहीं थे, इस प्लैनेट के किसी नक्शे में आते ही नहीं थे, किसी मैप में थे ही नहीं सर, आज दुनिया के डेवलप्ड ग्रीन कंट्रीज हैं। क्यों? नेक्स्ट, हाँ जी, फिर कहते हैं जी पहला एज ऑफ कंट्री, फिर फर्स्ट वेरिएबल, दूसरा क्या है जी, नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखें जी, आगे चलें जी। जापान के पास 80% माउंटेन्स हैं जी, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई रेकोडिको नहीं है, कोई उनके पास बड़े बड़े सोने के पहाड़ नहीं हैं। लेकिन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट बड़ी इकॉनमी आज भी, पहले 2nd थी, अब चाइना आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, जिसमें मैं हर साल जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या दुनिया का खूबसूरत शहर है, मुल्क है। मेरा ख्याल लाहौर भी इतना बड़ा होगा जितना स्विट्ज़रलैंड। ठीक है जी। लेकिन आप देखें 80% दुनिया की चॉकलेट उधर बनती है सबसे ज़्यादा, और जो जिससे कोका आता है चॉकलेट, वो अफ्रीका से आता है दुनिया की चॉकलेट। और दुनिया का $60 बिलियन का तो सिर्फ उनका एनुअल टूरिज्म है। हमारी तो पूरी इकॉनमी 60 बिलियन की नहीं है डॉलर की। तो क्या इतना सा मुल्क है, क्या जी, बिकॉज ऑफ पीस, बिकॉज ऑफ द पीपल, तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। आगे चलें जी। फिर उसके बाद जो लोग हैं, कहते हैं जी कि दूसरे मुल्कों में लोगों के पास जहानत ज़्यादा है। अरे भाई, पाकिस्तानी बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट, वो जो क्योन आया था जब सिंगापुर से, उसने कहा था आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स अब दुनिया में बेस्ट हैं। नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना था, उसके पास सिंगापुर में गया था, उन्होंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के परेशान हो गया, सिंगापुर की स्काई स्क्रैपर। तो उसने कहा यार ये कैसे बना गया। उन्होंने कहा जी कि देखिए डॉक्टर्स आपके पास अच्छे हैं, इंजीनियर आपके पास अच्छे हैं, और दुनिया को बनाने वाले ये आप ही के लोग हैं। सऊदी अरब आज हमने बनाया, UAE, मिडल ईस्ट हमने बनाया, दोहा कतर हमने बनाया। मैं जब मैं गया ना उधर दुबई में, जो बुर्ज खलीफा देखा ना जी, सबसे लंबी बिल्डिंग, सबसे बड़ी, तो मैंने देखा वहाँ कि यार ये बिल्डिंग के ऊपर कौन चढ़ा होगा, जिसने काम किया होगा, जिसके ऊपर शीशा फिट किया होगा, जिसके ऊपर इसने सारे स्क्रू टाइट किए होंगे आखिरी फ्लोर के ऊपर हैं जी। तो पता चला ना कोई हिंदू था, ना कोई गोरा था, ना कोई चिट्टा था, सिर्फ मियाँ वाली के मजदूर थे। कितने स्ट्रॉन्ग मजदूर हैं जी पाकिस्तान के। मियाँ वाली तक मजदूर चढ़ सकते हैं ऊपर, 100 बिल्डिंग के ऊपर, नीचे आप नीचे देख नहीं सकते। ये पाकिस्तानियों का हौसला था, वो बिल्डिंग बनाई है उन्होंने मजदूरों ने, जिनका आज नाम नहीं है, लेकिन उन्हीं की हाथों के वो स्क्रू लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, उनको तो नहीं कोई देखता, सिर्फ उसकी हाइट देखते हैं। कोई हिंदू नहीं चढ़ सकता जी उस बिल्डिंग के फ्लोर पे।
सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट को पाकिस्तानियों ने बनाया, तो यहाँ क्या मसला है? सर आगे चल रहे हैं ना, इसके जवाब तो ढूंढने जा रहे हैं कि क्या वजह है कि उनको बना दिया जाके, हमारा नहीं बना सके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, कलर का, स्किन का, कि चिट्टी चमड़ी है जी, बहुत ज़हीन होती है, ये भी गलत बात है। एशियंस जो होते हैं, इंडियंस जाएँ बाहर जाएँ दुनिया में, यूरोप में, कनाडा में, अब सारी इकॉनमी वही चला रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में वही पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये जो आपका सवाल था। तो सर क्या वजह है सर, Then why not here? वाई? हाँ ये आगे चलें जी। डिफरेंस इज, देखें जी क्या है जी, एज, ना स्किन का कलर, ना एज ऑफ द कंट्री, ना रिसोर्सेज का इशू, ये सारी क्या हैं चीज़ें, सेकेंडरी हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है, रवैये, कौमों के रवैये। अभी मैं इनफरादी रवैयों पे बाद में आऊँगा, इंडिविजुअल, ठीक हो जी। क्या है जी हमारा सबसे बड़ा जो रवैया इस पूरे मुल्क का, जनाब सर जो गुड नेम एहसन साहब, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो रुकावट है हमारे आगे जो खड़ी होगी, पता क्या है इस मुल्क के अंदर, इंडिविजुअल भी है कलेक्टिव भी, लोकी की कहेंगे, क्या कहेंगे यही तो मरवा दिया हमें। सर लोकी की कहेंगे सर। कुड़ी का भी इंज कीता है, एडा छोटा जो शादी हाल ले लिया, एडे गरीब हो गए ने, उधर कर देता। Oh, हाय। लड़की पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, क्या ज़रूरत है, शादी करो, बच्चे बस पैदा करे, दैट्स ऑल। लड़का है भाई, क्या ज़रूरत है जी पढ़ने की, बस अब्बे की दुकान पे बैठो। सर ये एटीट्यूड होता है जो कि फ्रेम्ड अलोंग द ईयर्स बाय एजुकेशन एंड बाय कल्चर। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एटीट्यूड को हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक सोच का जाविया है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड का सादा तरीन लफ्ज़ क्या होता है। एहसन साहब की ज़रा दुआ सुन लेते हैं हम। एटीट्यूड का असल क्या, दूसरा लफ्ज़ क्या है, जरा आप देखो, मैं आपको डिफरेंट डायमेंशन से एटीट्यूड, ज़रा ये मेरा फेवरेट तीन सब्जेक्ट रहा है पिछले 20 सालों से। क्या जी मुमताज़ साहब, सबसे खूबसूरत तरीन लफ्ज़ जो आज तक बना है ना इसको डिफ़ाइन करने के लिए रवैयों को, वो क्या है, अंदाज़े नज़र का दूसरा नाम एटीट्यूड है। क्या बोला जी, और अंदाज़े नज़र के ऊपर जुमला सुन लीजिए, वासव अली वासा साहब क्या कहते थे, किसी चीज़ को छोटा देखना हो या दूर से देखो या गुरूर से देखो, वरना इस कायनात में कोई चीज़ छोटी नहीं। क्या बोला जी, किसी चीज़ को छोटा देखना हो या दूर से देखना हो, छोटा देखना हो या दूर से देखो या गुरूर से देखो, तो छोटी नज़र आएगी, वरना इस कायनात में कोई चीज़ छोटी नहीं। ठीक है। और अंदाज़े नज़र, जो मैं जिसको आपका एटीट्यूड बोल रहा हूँ, अंदाज़े नज़र मंजर बदल देता है। अंदाज़े नज़र एक ही मंजर होता है लेकिन देखने का अंदाज उसको बदल देता है। अंदाज़े नज़र, शफा के ज़रा बड़ा सा 6 लिखें ज़रा, अब देखें जी, हाँ ये देखें जी, ये 6, अब देखें जी, जब उस साइड पे खड़े होंगे इनको ये 9 नज़र आएगा, और जो आप वाली साइड पे खड़े होंगे इनको क्या नज़र आ रहा है, 6। तो ये अंदाज़े नज़र का फ़र्क है। लोग लड़ाई, ज़िंदगी भर लड़ाइयाँ करते हैं, घर टूट जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, किस वजह से कि दूसरे के अंदाज़े नज़र को देखना नहीं पसंद करते, सिर्फ अपना अंदाज़े नज़र कहते हैं वो सही है, क्योंकि 6 मुझे 6 नज़र आ रहा है, हकीकत में 6 नहीं है, दूसरे की नज़र से देखो कि ये 9 है। लेकिन वी डू नॉट पुट आवरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स, हम एम्पैथी करना भूल चुके हैं। दैट इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री सर, एम्पैथी जिसे कहते हैं। सड़क पे कहीं अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ ज्यादती हो जाए, कोई सड़क पर आप बाइक पे जा रहे हैं, आपको हिट कर जाए, मैं देखता हूँ कि कितने आए उठाने, कितने लोग देके चले जाएंगे आपको। 1% कोई पागल होंगे जो आप हमारे जैसे आपको पकड़ के ले जाएंगे अस्पताल। नहीं मैं बता रहा हूँ 1% नहीं नाजिया साहब पल लें, पुलिस वाले यकीन जाने, वो जब हाँ अगर बंदा डेड हो गया फिर तो बिल्कुल नहीं हाथ लगाते, क्योंकि ये पुलिस केस है जी, पक्का पक्का। सर अब चेंज हो गया रवैया, मतलब ये मेरे साथ हुआ। सर होता है, मेरे साथ हुआ है सर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। ये टिट फॉर टैट है दुनिया। आधी रात को भी अगर आपने किया किसी का नेकी, तो कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है, वो आपके साथ कोई आ जाएगा, लेकिन अक्सरियत में नहीं आती। तमाशा देखने वाले खड़े होते हैं, उठाने वाले नहीं होते। ये है, मैं ये जुमला है बड़ा प्यारा कि मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे, रुकने वाले आते हैं। मैं गिरा था तो बहुत लोग, ठीक है, रुके थे, देखता हूँ कि आए उठाने कितने हैं। जिस तरह मैंने तुझे अपना बना रखा है, सोचते होंगे यही बात, न जाने कितने। सर वो जो उठाने वाले आए थे वो लैपटॉप सब कुछ ले गए।
लेके दे मान लिया, देखो मान गए कि वाकई वो लैपटॉप उठाने वाले थे। सर आगे चलते हैं, ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी। 6 और 9 का समझ आ गया जी। अंदाज़े नज़र, क्या बोला मैंने जी, मंजर बदल देता है। जब मंजर बदल जाए तो पसे मंजर बदल जाता है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी की हरफे दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। आगे चलते हैं जी, एटीट्यूड, आगे चलें जी, टाइम थोड़ा है। ये क्या जी, एंगल ऑफ योर अटैक। अच्छा, एक और भी इसको कहते हैं, एटीट्यूड का मतलब है जनरल मेंटल टोन एंड द, ठीक है, द एटीट्यूड इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द पर्सन हु यू आर इनसाइड। अंदर हैं कौन आप? आपने ग्लासेस पहने सर, आपको 5-4 लोगों ने पहने। आप देखिए जी ज़रा, ग्लासेस पहने आपने, अगर मैं इसको काला रंग कर दूं तो दुनिया क्या हो जाएगी जी? अगर मैं रेड कर दूं दुनिया कैसी लगेगी? रेड हो जाएगी। अगर मैं इसको पीले रंग का लगेगा दुनिया को जरकान हो गया, जॉन्डिस हो गया ना। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साई साई करता है। तो एटीट्यूड का दूसरा नाम लेंस है। देखो मैं हर लाइन में आपको एक तारीफ बता रहा हूँ उसका। एटीट्यूड का एक और नाम क्या जी? लेंस। जिस किस्म का लेंस होगा दुनिया वैसी नजर आएगी। चोर को हर सारे चोर नजर आएंगे, गोश्त खोरे को गोश्त खाखोर ही नजर आएंगे। क्या ख्याल है जी? तो एक ये वाला बड़ा नेक्स्ट जी, ठीक है जी। ये क्या होते हैं कि आपकी हैबिट्स, जैसे मिसाल पे ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, जो नेगेटिव एटीट्यूड है या नॉर्मल एटीट्यूड है उसको नजर आएगा इम्पॉसिबल, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको क्या नजर आएगा? आई एम पॉसिबल। पहले वाला क्या बोलेगा? कहेगा जी कि मुझे, क्या कहता है जी कि आई कैन नॉट डू दिस। दूसरा कहेगा हाउ आई कैन डू दिस। ठीक हो गया ना जी। नेक्स्ट, अब ये पीएमए और एनएमए की कहानी है सारी जिंदगी, जो हम अगला सेशन कर रहे हैं, जा रहे हैं। अगला हिस्सा जो है क्या जी? नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये बड़ा क्रिटिकल है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन पीपल। लोगों में दरमियान में आपका सबका सॉफ्टवेयर सेम है ना जी, जेंडर्स वाइज। ठीक हो गया, जेंट्स का सॉफ्टवेयर और अपना, ठीक है, ख़वातीन का सॉफ्टवेयर। लेकिन जो फ़र्क आता है, हार्डवेयर सबका सेम है, फ़र्क सॉफ्टवेयर का आता है। याद रखिएगा, आई रिपीट, हार्डवेयर हम सबका क्या है जी? बोथ द जेंडर्स, द डिफरेंस इज। और सॉफ्टवेयर कौन सा? या पीएमए या फिर आपका कौन सा इंस्टॉल हुआ है। नाजिया पता चलेगा कि किसका कौन सा इंस्टॉल हुआ है। आपको बात समझ आ गई जी कि आपके ऊपर प्रोग्राम कौन सा इंस्टॉल हुआ है। और आपको पता है ये प्रोग्राम कब इंस्टॉल होता है? जब आपकी एज 7 से 8 साल होती है, उस वक्त तक प्रोग्राम 90% इंस्टॉल हो चुका होता है। ठीक, और कैसे इंस्टॉल होता है? आपकी पेरेंटिंग, आपकी बच्चियों की जो माँ की जो परवरिश, आपके चाचे फूफियाँ मामे, आपका इन्वायरमेंट, आपकी वैल्यूज़, आप किस में पता चलता है जी मैं अराई हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं शेख हूँ। उसकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। वही बात रिश्ता शेखों में करना है, राजपूतों में नहीं करना। राजपूत है, हम राणे हैं, हम वो हैं। कोई राजपूत है आप में से? और मैं एक दोस्त बड़े होते हैं राजपूत। मैंने कहा यार मैं तो मुसलमान हूँ, इंसान हूँ बस। राजपूत उस वक्त राजपूत है जब राज था, अब तो राज खत्म हो गया, अब तो पूत है ना जी। और यार हमारी इतनी होती है, अगर आपने काम कराना हो, आप अपनी कंपनी में एक रिटायर फौजी रख लें और एक मोमन भाई रख लें, बड़ी जल्दी काम हो जाएंगे। जहाँ जाएंगे उन्होंने कहना, ये नहीं कहना अपने विजिटिंग कार्ड देना जी मैं मैनेजर हूँ मार्केटिंग का। उसने कहना जी सर मैं मोमन भाई। वाह, उसने कहा बैठो अच्छे भी। या फिर कोई रिटायर फौजी मेजर रख लें, आपको कहेंगे जनाब मैं मेजर हूँ, मैं कर्नल हूँ। लोग उस के काम को नहीं देखेंगे, उसके रैंक को देखेंगे। व्हाट आर एटीट्यूड यार। और पूरा पाकिस्तान आपको पता है पाकिस्तान का जो सारा सबसे बड़ा जो डीएनए है, सारा मुल्क मूड पे चलता है। हम इतने मूडी हैं सर, मूड है तो काम पे जाना है तो नहीं जाना, काम जाए भाड़ में। मूड है
और बाहर साहब का अगर अंदर बैठा हुआ ऑफिस में अगर मूड अच्छा है तो बाहर को बंदे से पहला यार अंदर जा रहे हैं साहब का मूड कैसा है, मूड अच्छा होगा तो काम को होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज का दिन छोड़ दे और कल करेंगे। पूरा मूड पे चलता है। यकीन जानिए ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा एक ही क्राइसिस है, वो है गवर्नेंस का क्राइसिस। और गवर्नेंस क्राइसिस क्या है? हमारे रवैयों का क्राइसिस कि साहब आए 11 बजे जनाब, बेचारे लोग सुबह 9 बजे के बैठे हैं आपके दफ्तर के बाहर 2 घंटे से। सर वकील साहब बैठे हैं 2 घंटे कोर्ट में, जज साहब का मूड नहीं है इस वक्त, तबीयत ख़राब हो गई है या चाय को दिल कर रहा है, तो जी डेटे डाल दो, कोई है पूछने वाला? हाई कोर्ट में बेचारा 2 घंटे बाद बारी आई, साहिल आया पता नहीं मुरीद के से, वो किसी से आलकोट से बेचारा सुबह का बैठा हुआ है, आपके कल आओ या अगले महीने आओ। वटा कंट्री यार। आगे चलते जी। नेक्स्ट मैंने आपको 7 स्ट्रेटजीज शेयर करनी है, वो मेरा सबसे, हाँ ये देखिए जी 80-20 का प्रिंसिपल है जो लाइफ है। 20% क्या है जी कि व्हाट डू यू डू, 80% व्हाट हैपन्स व्हाट डू यू डू, और 80% क्या है जो आपका रवैया है, आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपका विजन, आपकी गोल्स हैं लाइफ के, वो 80% कामयाबी के लिए आपको फॉलो करते हैं जी। नेक्स्ट ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हैं जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने काम को जानते भी हैं और अपने काम से प्यार भी करते हैं। और 99% पाकिस्तान में मुमताज़ भाई आपको देखेंगे हर बंदा चीखे मारता रो रहा होगा, ना उसे अपनी नौकरी पसंद, ना अपना काम पसंद, ना घर पसंद, ना घर वाली पसंद। Last one is most important. हैं ठीक है जी, आगे चलें जी। हाँ जी पीछे चलें जी। ये हो गया जी। अच्छा इसको एनालिसिस किया गया तो रिसर्चर में ये दुनिया की बहुत बड़ी रिसर्च हुई कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कौमों को गुर्बत से निकालते हैं और कामयाबी की तरफ लेके चलते हैं। नंबर 1 जी, सबसे पहले क्या है जी, कोई कौम तरक्की याफ्ता कैसे बनती है, किन रवैयों से बनती है, वो देख लेते हैं पहले। ये 9 ऐसे रवैये हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ऊपर मुमताज़ साहब दुनिया ने तरक्की की है। ये लिख के लगा लें, ये गोल्डन नगेट्स हैं, ये तवीज़ हैं, घर में आप इसको सुबह दोपहर शाम 100 दफ़ा इसकी तस्बीह करें इन 9 पॉइंट्स की। पहला क्या जी, एथिक्स के प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। शीत आप इतनी दफ़ा गए दुनिया के बाहर, कभी पुलिस वाले देखिए वहाँ कैसे, कभी देखिए आपने वहाँ चौकों पे पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ दुबई में चले जाएं, कहीं नज़र आते हैं कि जो आपने इशारा तोड़ के भाग गए हैं। मैं दुबई में उतरा लास्ट टाइम, तो मेरे दोस्त ने मुझे लेने आना था, मैं यार मुझे लेने आ जाओ, मैं ज़रा होटल तक मुझे स्कॉट कर देना। मैं कहा ठीक है जी, जा सब आ जाते हैं। मैं कहा मैं ज़रा ऊबर शूबर से वाकफ़ नहीं, वहाँ देख लेते हैं, बाद में ज़रा हाथ साफ़ हो जाएगा मेरा। मैं गया तो जनाब जी वो आया हुआ था, बाहर गए तो वो बाहर जो टैक्सी नहीं होती जो उसकी एयरपोर्ट से निकल रही होती, तो उसमें मुझे बैठे। मैं कहा तेरी अपनी गाड़ी की तरह? कहता जी वो घर में खड़ी है। मैं कहा क्यों? डरते डरते ना कहता सच्ची बात बताऊँ, मेरे 3 चालान हुए हैं अभी पिछले 1 महीने में, और मेरा को 5000 दिरहम ना जुर्माना बना हुआ है, और मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ जहाज़, अगर मेरा चौथी दफ़ा हो गया मेरा तो एक तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और दूसरा जुर्माना मेरा डबल हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँ 15 दिन, तो फिर मैं अपनी गाड़ी निकाल लूँ, वरना मेरा तो फिर क्योंकि बाहर की दुनिया में लाइसेंस कैंसिल हो जाए इतनी बड़ी सज़ा है, आपको ध्वजा नहीं करता। मरने के बाद, कत्ल के बाद सबसे बड़ी सज़ा जी हैं जावेद, लाइसेंस कैंसिल हो गया तो भाई में तो आपको कहीं जान, आप तो किसी चौकी नहीं रही जी। तो सर ये है पहला चीज़। पहला क्या जी, एथिक्स। सेकंड क्या जी, ऑनेस्टी। हम क्या पढ़ते थे जी, ऑनेस्टी से, अब आज से चेंज कर लें खुदा के लिए। ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। अगर हम बेस्ट कहेंगे तो इसका मतलब गुड, फिर बेटर और फिर बेस्ट हो, हालांकि ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बेसिक एटीट्यूड है जी, जिम्मेदारी का एहसास। चौथा रिस्पेक्ट फॉर लॉस। पांचवा रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ अदर सिटीजन्स। पांचवा छठा वर्क लविंग। 7th हाई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमारा बिल्कुल ऑपोजिट है इसके। विल ऑफ सुपीरियर एक्शन, एक्सीलेंस की तरफ जाना है। और लास्ट में टाइम मैनेजमेंट। ये वो 9 ऐसे असूल थे जी दुनिया ने डिस्कवर किए और दुनिया टर्न अराउंड होगी जी। हम क्यों नहीं कर पाते, असूल हमें भी पता है, लेकिन हमारा मसला हमारे रवैयों का है सर। अब वो 7 ऐसे रवैये हैं, अगर आप ठीक कर लें तो आज मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर कोई
इसकी वीडियो बाद में देखिए, मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरी ज़िंदगी के 25 साल लगे हैं ये 7 रवैयों से लड़ते हुए। अगर आप इन 7 रवैयों को अनलर्न कर लें, अनलर्न आज, और डाल दें अपने सॉफ्टवेयर में, जो हो गया बचपन में पीछे माजी के कैदी ना बने, मुस्तकबिल की तरफ देखें और फिर देखिए, निगाह मुस्तकबिल में जाकर देखें, फिर देखिए मंजिल कितनी आसान है। तो जी 7 से पहले एक जुमला आपने मेरे साथ, एक तवीज़ है कुछ मैं आज आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक तवीज़ मेरे साथ बोलिएगा। हाँ जी, सूरज के निकलने को, सारे मेरे साथ बोलिए, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते। रिपीट कर रहा हूँ, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते, सोचों के बदलने को सवेरा कहते हैं। सूरज रोज निकलता है जी, जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती जी। जिंदगी का सवेरा उस दिन होगा जब आपके रवैये बदलेंगे। और कौन से रवैये हैं? ये वो 7 एटीट्यूड्स हैं जी। और फिर आखिर में जाके मैं 4 ऐसे पॉजिटिव आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दूंगा, फिर हमारा सेशन ये क्लोज होगा। ठीक, नेक्स्ट जी, चलें जी आगे चलिए। हो गया जी, पुअर कंट्रीज इसलिए हैं क्योंकि वो गरीब, इसलिए क्योंकि रवैयों का मसला है। नेक्स्ट जी, ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, पहला क्या है जी? एटीट्यूड ऑफ सुस्ती। पहला रवैया क्या जी? हमें लर्न टू अनलर्न करना है। क्या करना है जी? लर्न टू अनलर्न। पहला रवैया क्या करना है जी? हमारा पाकिस्तानियों का सबसे पहला रवैया, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता सर, आपका सवाल का जवाब वो है हडरमी। दुनिया के अंदर जाएं आप देखें लोग चलते कैसे हैं। आप कभी यूके में जाएं, सिंगापुर जाएं, दुबई जाएं, फुटपाथ पे लोग कैसे चलते हैं। और हमारे बंदे वहाँ चिड़ियाँ देख रहे होते, तार तो नहीं लग गई। हमने देखा खड़े 2 घंटे खड़े हो जाएंगे ऊपर चिड़ियों के साथ, लगता है कोई तार पे स्पार्क हो रहा है। इतने वेले हैं, घंटा 2 घंटे देखते रहेंगे ये साहब। तो क्या पहला रवैया क्या जी हमारा? इकबाल ने बोला था, एक शेर बोला था, याद रखिएगा, मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत गुलामों को, नहीं है बंदा हुर के लिए से जहां में फरागत नहीं होती सर किसी को, काम करने वाले बंदे को। एक सांस की कीमत है, वो जिंदगी को एंजॉय करता है, काम करके जाता है वो। तो पहला रवैया क्या जी? वी हैव टू अनलर्न क्या जी? सुस्ती और हडरामी से। की जानिएगा कि आज की नई नस्ल को यहाँ से वहाँ पैदल चलना पड़ जाए, कहता जी गाड़ी के बगैर तो सफ़र ही नहीं हो सकता। कसम से यार, अल्लाह ने पाँव दिए, लेकिन नहीं जी गाड़ी के बगैर नहीं चल सकता। दूसरा क्या जी? सबसे बड़ा हमारा रवैया क्या जी? मस्ती। हम दुनिया जिधर मर्जी जाए, नई नस्ल टूटियाँ लगा के बैठी हैं। पहले होता था जी, बड़ा आता था खड़े हो जाते थे, अब टूटी उतार देते हैं। इतना ही है फर्क। ऐसा वैसे होता है, टूटी उतार देते को बड़ा आ जाए, वो भी एक साइड की। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही, वो बोल रहे होते यार बेटा बात सुनो, पानी गिलास पिला दो, पता ही नहीं, मस्त। और ये नहीं पता भाई रियलिटीज क्या मस्त। टोटल केयरलेसनेस, हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली द न्यू जनरेशन। एक्सेप्शंस में भी देयर प्लीज है नाजिया, एक्सेप्शंस में भी देयर। लेकिन असल चीज़ मसला क्या है, बहुत ज़्यादा जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ज़िंदगी चेंज नहीं होती, और उसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। और थर्ड जो है जी हमारे पास क्या जी? हाय हाय ना शुक्रापन। दुनिया जहान की सारी नेमतें सर, लेकिन ना शुक्रापन। हर बंदा आपको ना शुक्रिया करता हो जाएगा, है जी, शिकायतें करता होगा, शिकायती टट्टू होगा हर वक्त। उन्हें कर देता जी मेरे नाल ज़्यादती होगी जी, हर वक्त कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन। एक रवैया हमारा है मजमूई। पहला क्या जी? मजमूई रवैया सुस्ती। दूसरा मस्ती, टाइम केयर, माई फुट, हैं जी। मस्ती में क्या होता है जी? ठंड प्रोग्राम। मस्ती में क्या होता है जी? अक्सर मैं लोगों से कंपनीज में साइलेंटली इंट्रोड्यूस करता हूँ, पूछो मेरी सोन जॉब कैसी जा रही है, ठीक है, कहेगा ठंड प्रोग्राम, मस्त सुकून चिल, कोई कम ही नहीं। हम पता है नई नस्ल के बच्चे इतनी मेहनत करके माँ बाप के लाखों रुपये खर्च करा कर डिग्री लेके BBA MBA की निकल के ना, पता वो जॉब तलाश करते हैं जितने कम ना करना पड़े। वो मैंने अक्सर लड़कियों को पूछा, ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा HR में आजकल पढ़ रही हैं, मैंने कहा बेटा क्यों HR में जाना है? सर उतने कम नहीं होता।
सेल्स में नहीं सर, सेल्स बड़ी टफ होती है, लोग बड़े बड़े जुमले कसते हैं, आगे तंग करते हैं, तो इसलिए सेल्स वाले डिपार्टमेंट ना बेचेगा प्लीज़। वहाँ ज़रा मैं थोड़ा सा, मेरे अबू नहीं इजाज़त देंगे। अच्छी HR में भेज दें सर, वहाँ क्या फाइलें इधर उधर करनी है, लेटर ही देने हैं या फायरिंग हायरिंग, और क्या करना होता है। आगे चलते हैं जी। चौथा है जी जो रवैया हमारा कि ब्लेमिंग। इस मुल्क का सबसे बड़ा चौथा मसला क्या है जी? सर आपने पूछा मसले ये हैं, ब्लेमिंग बाहर की दुनिया नहीं है ये मसले। ये ब्लेम का मतलब है जी भाईजान साढ़ा कसूर नहीं, सारा कुछ तो है। गाड़ी लग जाए ना किसी, पता किसने जानबूझ के गलत राइट साइड किया के मार देगा, फिर कहेगा जी तुम्हारी गलती। डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी के ब्लेम करेगा जी भाईजान इसकी वजह से हुआ सारा, मैं तो बिल्कुल नाता तो होता सर, आई एम नॉट यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये हमारा चौथा रवैया। पांचवा है जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है बद्दुआ। लोग कहते हैं कि मैं कहता पाकिस्तान में तरक्की क्यों नहीं होती, मैं कहता इसलिए कि सबसे ज़्यादा दुनिया में, पूरी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बद्दुआएं पाकिस्तान में मांगी जाती है। हर दूसरा बंदा जादू टोना तवीज़ बंदे के यार आग लग जरा घर खराब हो जाए। अब तो लोग इतने सियाने हो गए हैं कि मंगनी करके तो जल्दी से शादी करो, इससे पहले कोई बीच में कांडी डाल दे, ऐसे ही होता है। जॉब आ जाए कोई फलां जो बताते तक नहीं अच्छी चीज़ किसी को, और तेरा कख ना रहे, तेरा ये इतने ज़्यादा कसम से बीच में ऊपर से बड़ा होता है। कोई किसी को जॉब मिल गई, किसी का अच्छा रिश्ता हो जाए, खुशी होती है, उल्टा होता है। तो इतनी ज़्यादा बद्दुआएं मांगी जाती हैं और शिकायतें की जाती हैं। और एक बंदा था ना नमाज़ पढ़ रहा था सुबह सुबह उठ के, और उसके बाकी सारे साथी जी सब सो रहे थे, तो नमाज के बाद कहता है दुआ मांग रहे, या अल्लाह देख मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, ये बाकी सारे सोए हुए हैं। वो एक बंदा उठ पिया, मुमताज़ साहब जैसे उठ के कहना भाईजान अपनी नमाज पढ़ो, साड़ी शिकायतां ते ना लाओ। तुसी अपनी नमाज पढ़ो सर, साड़ियाँ अपनी नमाज है यार, तुमने अपने अल्लाह की कर रहे हो, हजूर पेश होना है, तुम अपनी नमाज पढ़ लो। और यकीन जाने, मैं यकीन जाने कि नमाज ना पढ़ना पूरा ही गलत है, ठीक है, हमें मुसलमान में पढ़नी है, लेकिन जो बंदे नमाज पढ़ के जो एटीट्यूड शो करते हैं ना जी, कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान करता है दूसरे को, और हम सच बोलते हैं बेइज्जती करने के लिए। क्या बोलते हैं जी? सच किस लिए बोलते हैं नाजिया? हम लोगों को ठीक करने की बजाय मकसद होता है किसी को ठीक करना, सच का मतलब होता है किसी को आईना दिखाना, लेकिन यहाँ सच का बोला जाता है बेइज्जत करने के लिए, ताकि और कि सच किस लिए बोला जाता है इस मुल्क में, सच किस लिए लोगों को बोला जाता है जी? बेइज्जती करने के लिए। अगर किसी की बारे कोई कमज़ोरी पता चल गई है तो अब आप उसको बिस्त करेंगे, ना कि उसको ठीक करेंगे। उसके बाद जी एटीट्यूड ऑफ ईगो हैं जी, जिसको कहते हैं अना। सबसे बड़ा मसला मैं का है इस मुल्क का, सबसे बड़ा मसला क्या जी? मैं। ये वकील साहब, एक दफ़ा मैं अपने दोस्त जज, सिविल जज था, उसके पास मैं बैठा हुआ था, तो क्या हुआ जनाब, वो ना दो हमसायों का आपस में केस चल रहा था, और उसने खिड़की ना रख ली हमसायों की साइड पे ना, बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, उन्होंने केस किया हुआ था जी, इसने बगैर इजाज़त लिए ना खिड़की वाली हमारी तरफ रख दी है। अब वो केस चल रहा है, सिविल कोर्ट से चलता सेशन कोर्ट पे चला गया। अब मैं जज के कमरे में पीछे डाइनिंग रूम होता ना, तंग आके मैं अभी आके जज के साथ ही कुर्सी पे बैठ गया, मैं केस भी सुन रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ना जज ने वकीलों को साइड पे लगाया और दोनों पार्टियों को अपने कमरे में बुला लिया, तो उसी पीछे आ जाओ। उन्होंने कहा मसला की है? उन्होंने कहा जज साहब देखो जी, इन्होंने मकान बनाया तो एक खिड़की ना हमारी साइड पर रख दी, हमारी बहनें बीवियाँ बच्चे हैं, तो ख़वातीन हैं, तो बेपर्दगी होती है, तो इन्होंने गलती की है, ज़्यादती की है, ठीक है जी। तो मैंने इन्हें केस किया कि जनाब ये खिड़की बंद करें, ठीक है जी। कहना जी तुसी खिड़की क्यों रखी? कहना गल सुनो जज साहब, वाकई साढ़े घर भी भैनों ने, औरतों ने, खवातीन ने, लेकिन इन्हें मैंने तड़ी ला के क्या कि मैं खिड़की बंद करा के दिखावांगा। मैं क्या करा के दिखा, फिर इतों केस चलिया सर जी। अगर तड़ी ना लांदा सर, मैनू प्यार ना कह दिंदा, तो सर खुदा दी कसम मैं खिड़की बंद कर देनी सी। तो जज ने कहा मसला केस का रौला नहीं, खिड़की का रौला नहीं, तड़ी का रौला। सर 80% सिविल गेट में जो केस चल रहे हैं ना तड़ियों पे, उन्हें मैं तड़ी लाती सी, मैंने उन्हें जाके मैं कहा जी मैं कर देंगा, उन्हें कहा फिर तू यह करेंगा तो मैं यह कर देंगा। हैं जी, मोले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मर सकता, पंजाब नू क्या बड़ा हो जा, मौले नू नहीं समा सकता। ओए थानेदारा बाहर निकल, ओए का कल्चर तो हमारी पंजाबी बने ओए जुड़ गया। ओए माँ, वो माँ को भी वही कहता है, वो तू राम नाल पै जा। हैं सर जी, हमारा तो
सर जी ये सारा कल्चर जो मैंने शुरू में बोला, ये एजुकेशन और कल्चर का इशू है जो रवैया बनाता है। मैं उसकी तरफ आता हूँ, असल की तरफ। फिर आकड़ होगी हमारी 500 मूवीज़ देख लें जी आप, सारी झगड़े, सारी लड़ाइयाँ, सारा रिवेंज किस पे होता है जी? झूठी या ना, जिसको फॉल्स ईगो क्या होती है? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड ईगो। क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ। हकीकत तो एक ही है, मन तू शुद्धि तू मन शुद्धम, हकीकत तो एक ही है। मैं की हकीकत आपको पता ही है, जो एटीट्यूड मैं बोलते हैं। मौलाना रूम की एक मसनवी में एक कायदा बड़ी प्यारी, क्या फरमाते हैं? कहते हैं जी को एक बकरी बड़ी मैं करती थी नाजिया, और एक दिन वो कसाई के पास पहुंच गई, बड़ी मैं कसाई के पास पहुंची, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर, उसके गले पे छुरी चला दी। उसकी थोड़ी देर मैं ठंडी हो गई। उसके बाद उसने उसकी खाल उतारी, उसकी अंतड़ियाँ निकाली, उसका सारा स्पेयर पार्ट लहदा हो गए। उसकी जो अंतड़ियाँ थी ना, वो एक कुम्हार होते हैं जो घियों वाले आके ले गए, उसने खुश करके उसकी तंदी बना ली, डोर बना ली। उसको एक सरंगी साज ने, जो सरंगियाँ बनाता था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जाके लगा दी। और उसके बाद एक जवेद साहब जैसे कोई आर्टिस्ट आदमी ने उससे ख़रीद के घर ले गए सरंगी को, शौक़ था सिंगिंग का और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का। घर जाके वो जो लोहे की जो होती है बज़र होती है उसके तो करके ना उसकी जो बज़र होती है, घर जाके ले गया, उसने तार को ऐसे आवाज़ लगाई, ऐसे तार लगाई, ज़ोर से किया तो आवाज़ आई तू 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 तू, जब भी तू क्या थी। तो मौलाना रूम नीचे फरमाते हैं ये मैं की हकीकत है। जब तक छुरी नहीं मिलती, जब तक ज़िंदगी चलती है उस वक्त तक मैं होती है, जब ज़िंदगी ख़त्म होती है फिर सारी क़यामत तक तू रहती है। ये मैं की हकीकत। नाजिया ये असल में हकीकत में मौलाना रूम फरमा रहे हैं इस मसनवी की हकायत में कि हकीकत मैं नहीं तू है। ये कुदरत जो है ना, इंसान खुदा की ज़ात का एक परतू है, उसको पहचानना है। असल हकीकत अपने आप को पहचानना है। बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना है किसी ने? बाबा बुल्ले शाह के गुरु कौन थे? बाबा नायल शाह कादरी। कि आप जाए ना गंगाराम, सुशी देखियो ना, आपके तो दफ्तर के रास्ते में भी आता होगा बाबा नायल शाह कादरी। तो वो ना उनसे मिलने आए कसूर से, बाबा नायल शाह कादरी अपने मुर्शद से। तो आगे क्या कहते हैं कि दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई, बाबा कादरी ऊपर छत पे थे, नीचे आवाज़ कहते कौन है? उन्होंने कहा यही तो दरियाफ्त करने आए हूँ, मैं हूँ कौन? यही तो मैं आपके पास हाजिर हूँ, सीखने आया हूँ, मैं हूँ कौन? अंदर आ जा। तो नाजिया ये सवाल का जवाब पूछा, नाजिया कौन है? इससे बड़ी क्या बात होगी डिस्कवरी आपकी लाइफ की कि आपको अपने आप से मिला दिया क्या? जिंदगी का मकसद पता चल गया आपको। और इंसान दो दफ़ा पैदा होता है, ये तो पता है आपको। एक दफ़ा जो उसकी माँ जनती है उसको, और दूसरा जब उसको जिंदगी का मकसद मिल जाता है। आगे चलते हैं जी लास्ट में, ये एटीट्यूड ऑफ कंपेयरिंग। खुदा के वास्ते 99% इस मुल्क के अंदर जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो एंग्जाइटी और जो सुसाइड्स हो रही हैं, ये इस आखिरी की वजह से हो रही है। यार उसका कार वड्डा साढ़ा छोटा है, उसकी गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी छोटी है। चौधरी साहब उमरा करके आए 14वां। चौधरी साहब के दोस्त ने पूछा, चौधरी साहब उमरा दिख बड़ा गया, एक हज कर ले, एक उमरा कर ले, बस 14 उमरे की क्यों कितने? कहता बेवकूफ, वो शरीके के सिर च सवाह पानी है, इन्ने उमरे कितने? ताड़ा को मुकाबला कर सकता कोई? यार जिवे सब साड़ा को मुकाबला कर सकते 14 उमरे लोगों के। आप देखें जाके शादियां ब्याह पे, और जो बच्चियों की बेचारे माँ बाप के रोटी खाने को नहीं, कोविड में सारे लोगों ने जेस के पैसे खा लिए, ऊपर से शादियां अलबंद, शादियां भी खत्म नहीं। और जी शादी खुलन के शादी धूमधाम ने करनी सर, साथ की न तो 1% से ज़्यादा लोगों ने शादियां नहीं की, 5% से ज़्यादा, बाकी बैठे वेट कर रहे हैं। तसन्ना और बनावट, ये असल में इस बीमारी जो आपने पूछा सर, बाहर के मुल्कों में शादियों पे होते हैं ऐसे बकायदा बंदा लिख रहे होंगे जी निउंदरे किन्ने आए ने जी दसो जरा, असी इन्हें दिते थे सानू किन्ने लभे। ये कंप्लेनिंग, ये कंपेयरिंग है ना जी। उसकी गाड़ी बड़ी, आपकी थोड़ी, आप दो नंदे आ जाए, दो बहुएं हों तो लड़ाइयाँ नहीं शुरू, झगड़े शुरू हो जाते हैं। रेड रेस में क्या, वो यहाँ तो सारी शाही महल में मैगम को निकाल दिया, बेचारी शहजादी जो थी उसके बादशाह की बेटी वो कनाडा चली गई अपने मियाँ के साथ, उन्होंने तख्त छोड़ दिया। रॉयल फैमिली ऑफ यूके,
शिफ्ट हो गया जी वो। महंगाई वो छोड़ा उसको तो बेचारी का जान के, वो कहाँ नीचे छोटे घर के ऊपर आ गई बादशाह सलामत के घर में, कैसे बन सकता? उसके अंदर वो अपना वो दूसरा ब्लड नहीं था ना, उन्होंने कहा यह तो है, ये तो इन्फीरियर। लेकिन बात एक्सेप्ट नहीं करते लोग, नहीं करते लोग। वो बेचारी को ईगो बड़ी हट की हुई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट पर इंजर हुई होगी, तो गई हो गया, हमें तो नहीं कि छोड़ के जाएगा कोई, ठीक है ना। देखो उसकी हिम्मत है कि वो साथ खड़ा रहा, असल चीज तो उसको भी करे ना। तो ये क्या जी, लोकी की कहने और कंपेयरिंग एटीट्यूड देना जी, ये हमारा क्या जी 7 वो है। हाँ ये रिपीट करें जरा सारे। पहला क्या जी, सुस्ती। दूसरी क्या जी, मस्ती। तीसरा क्या जी, ना शुक्रापन। चौथा क्या जी, सारा कसूर तो हटाए। और पांचवा बददुआ। छठा अकड़। और सातवां लोकी की कहने। सर ये मेरी 25 साल की रिसर्च है इन 7 वर्ड्स के ऊपर। सर ये मसला है जी, ना लोगों ने गोरियां जाकर देखी और यस सर यस सर यस सर। और मैं दुबई में कहता हूँ, वो सारे जो फ्रंट एंड के लोग हैं ना जी, वो मलेशियंस होंगे, रशियंस होंगे, इंडियंस होंगे, मल्लूज होंगे सर, श्रीलंकन होंगे, बंगाली होंगे, या फिर वो बहुत होगा तो थाई होंगे, है जी। तो वो मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी नजर नहीं आता फ्रंट एंड पे, कहते ये अकड़ पड़ी है। कोई बंदा को कह दो जो अपना नौकरी छड़ के चले जाते हैं, को नहीं सानू की जरूरत है जब सर नौकरी तो नखरा की सर, नौकरी में नखरा क्या यार, काम करो यार। नहीं जी नहीं, आकड़ पड़ी है। आप किसी को बंदे को कह दें आपका काम है यार है जरा ना सफाई कर दीजिए, मेरा काम नहीं जनाब। रखो अपनी नौकरी अपने पास। ये तो भी प्रैक्टिकली फेस आप सब लोग भी वो आपने चेका नहीं, छोटे होते अब तो मेरे ऊपर वो तस्वीर लगी हुई है मंकी की, वो ऐसे आकड़ के चला, टोपी पहनी हुई, क्या होती है नीचे लिखा हुआ ससुराल के घर जा रहा है। मंकी आता था ना जी, मंकी वाला तमाशा करता था, तो अक्सर होता था ना वो ऐसे आकड़ के चलता था ऊपर टोपी पहन के मंकी को। वो जो मंकी मैन होता है ना, उसको ट्रेन किया होता है, वो कहता है भाई हाँ भाई चल किधर जा रहा है, वो कह रहा है जी ऐसे आकड़ के चल रहा होता है ना जब, हाँ देखो ससुराल के घर जा रहा है। यानी कि आपने सास के घर जाना है तो आकड़ के चलना ही, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा पीर जवाई होता है। पीर साहब पहने यार भूख लगी हुई, रोटी खाने को कोई नहीं, जवाई जी के लिए भाई मुर्ग लेके आओ, देसी बकरा लेके आओ। साहब बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। सर अब तो काफी चीजें आ गई, अब फूड पांडा से आ जाता सर। सर अब खाना नहीं पड़ता सर, वो कहते हैं पहुंचो थोड़े फूड पांडा टिक 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 ऑर्डर देने हैं, वो क्रेडिट कार्ड बेचारे किसी मस्कीन का चलना होता है। अब ये समझ आ गई आपको बात, ठीक है नहीं? तो ये समझ आ गए 7। अब आगे चलते हैं, हम आपको अब इसको रीप्रोग्रामिंग करनी है अगले 10 मिनट में। तो ये समझ आ गया सारा 7 जो थे एटीट्यूड्स जो हमने चेंज करने, जिंदगी बदल जाएगी अगर इनसे बचे। ये बीमारी है सोसाइटी की, डिजीजेज है, कैंसर है। अब इस कैंसर का इलाज क्या है, अब उस पर आ जाए। पहला है क्या जी, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। इसका क्या जी, पाकिस्तान में एक और एड हो गया, मैंने सारा पता है, आई नो एवरीथिंग, हमें सारा पता है जनाब। खुदा के लिए इस नेगेटिव एटीट्यूड को अनलर्न करके क्या करना है, मैं तो सीखने वाला हूं। और सीखने के लिए ना जी, सीखने के लिए आपको सिख नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, सीखने के लिए सिख जो होता है ना वो नहीं सीख सकता। नहीं, वो सिख का जो होता है ना, बाबा गुरु नानक ने कहा था, नाजिया मैंने नहीं कहा था। कहते थे कि सिख के असली बन गए सिख, लोग सानू हजे भी कहन सिख। वो भी तो लर्निंग प्रोसेस को ही प्रोवोक कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सिख का मतलब बाबा गुरु ने कहा था लर्नर्ड, और जो दूसरा सिख है जिसकी सुई 12 पे फंस जाती है, ये कैफियत का नाम है, हर बंदे पे आई होती है। मैं नहीं सीखना क्योंकि सुई फंस गई है इसकी। ठीक है जी। नहीं ये ना, ये उर्दू अंग्रेजी ना, ये असल में ना दी और दा वाला है। जिथे दी लगता उथे दी ला दो, जिथे दा लगता उथे दा ला दो। नहीं समझ आ गई? जिथे दी लगता उथे दी ला दो, जिथे दा लगता उथे दा ला दो। नहीं समझ आ गई? ठीक है, बिजनेस ये दी भी लगता है, बिजनेस में दा भी लगता है। ठीक है, आगे चले जी। एटीट्यूड ऑफ सर्विस, कि हम कितना सर्विस करते हैं। जिंदगी में पैसा कामयाबी की निशानी नहीं है, सर्विस निशानी है। आप सर्विस देते हैं
कोई प्रोडक्ट देते हैं, उसके बदले में आपको पैसे आते हैं। पैसा एंड रिजल्ट कभी नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है जी? एटीट्यूड ऑफ कमिटमेंट। पूरा ना मानिएगा, ये कमिटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इस मुल्क के अंदर सारे लोग इंटरेस्टेड हैं किसी भी काम के अंदर, पैसे कमाने में भी इंटरेस्टेड हैं जी, नौकरी में भी, लेकिन कमिटमेंट कहीं नजर नहीं आती। कमिटमेंट में और एक इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है जी? क्या फर्क होता है? इंटरेस्ट है कि सुबह उठे ना उठे मर्जी है हमारी, लेकिन कमिटमेंट में जनाब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप उठें या ना उठें, आपने उठना है। बारिश हो रही है, केस लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपने सर जी आपको रात को, आप बड़ी दूर से आए हैं, थके हुए हैं, आपने, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कहीं मीटिंग कमिटमेंट किया है, कोई डील होनी है, तो आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते सर कल आ जाना, पॉसिबल नहीं। आप कभी किसी गोरे के साथ किसी अच्छे बिजनेस करके देखिए, आपको यकीन जाने आप हैरान होंगे कि अगर आप 10 मिनट लेट भी हो गए ना तो मीटिंग कैंसिल करके चला जाएगा, कहेगा थैंक यू वेरी मच सर। हालांकि उसे भी पता है कि रश है, ट्रैफिक है, ब्लॉक है, लेकिन टाइम और कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं जब भी कोई आप कमिटमेंट करें, ठीक है, जो वादा करो उसे पूरा करो, जो वादा करो उसे पूरा करो, और वादों को पूरा करने को ही कमिटमेंट कहते हैं। हाँ जी, जो वादा किया उसी को पूरा करना। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। वही वादा, वही वादा करना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप नहीं कर सकते तो फिर आप, इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है कि आपने, बल्कि इसका ऑपोजिट है। कहते हैं कि जो वादा करना है ना, आपने फर्ज किया आपने 100 रुपए का वादा किया, ठीक है, और आपने डिलीवर करना है तो 150 करें, और 100 रुपए जब देने का वादा किया तो 150 दें। क्यों? आप अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करें। हम ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर करते हैं, दैट इज अ क्राइसिस। ये दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। और पाकिस्तान के अंदर एक और, जैसे इंस्टाग्राम आया, इसने क्या किया, इतना खौफनाक क्रिएट किया था जी, एटीट्यूडल। पाकिस्तान में तारीफ भी करेंगे ना तो नेगेटिव तरीके से करेंगे। हाँ नाजिया तारीफ कहेंगे, तस्वीर किसी ने इंस्टाग्राम पे कोई सुर्खी पाउडर लगा के अच्छी लगा ली ना, मतलब फिल्टर लगा के अच्छी कर ली तस्वीर, तो आपकी तस्वीर कहेगा कोई आपकी दोस्त है, सहेली, क्योंकि तुम कितनी प्यारी लग रही हो, लेकिन सचमुच में हो नहीं ऐसी। वो तस्वीर बड़ी प्यारी है लेकिन हो नहीं, मतलब लोगों ने आपको घर में आने, खाना के लिए भूखा टाइम है, टाइम का रोटी का टाइम है, 90% लोग अपना पता क्या कहते हैं, पहला जुमला बोलते हैं। आप इसे ऑफर करें, सर खाना खाएंगे, पहला जुमला नहीं, दिल से कह रहे हैं हाँ, और नहीं मारा, ऊपर इंस्टॉल हुआ है। बच्चा जब ये नेगेटिव एटीट्यूड सीखता है 10 महीनों में, उसके ऊपर 2,47,000 दफा रिसर्च कहती है, 247,000 टाइम्स अ चाइल्ड हियर्स द वर्ड नो, NO, नो। तुमने नहीं करना, तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने इधर नहीं जाना, टीवी नहीं करना, फलां नहीं करना, शोर नहीं करना, जल्दी सो जाओ, ये करो वो करो। वो 2.5 लाख दफा ये हर रोज को 500 दफा ये माँ बाप से सुनता है 10 साल तक, नो 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 नो। उसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो जाता है जी, वो इसलिए सारी जिंदगी काम करते हुए कभी पहले क्या जुमला बोलेगा उसने नहीं बताया, यार नो जाना है, नो बाद में 2-3 दफा कहेंगे, अच्छा ठीक है फिर चले जाते, क्योंकि दिल से तो कह रहा है, लेकिन वो नो उसका ट्रेन हुआ है नो से। और यस का लफ्ज सिर्फ 4,000 दफा सुनता है। क्या बड़ा डिफरेंस है जी। नो कितनी दफा सुनते हैं हम, पहले 100 मंथ्स में ऑफ लाइफ स्टार्टिंग 2.5 लाख, और 4,000 दफा कितनी दफा सुनते हैं यस। तो इसलिए हमें यस आता ही नहीं। आर यू विद मी? देखो यस नहीं निकलेगा, है ही नहीं, शॉर्ट में नहीं, है ही नहीं। आर यू विद मी? नहीं, आपने बैली से बोलना, मुंह से नहीं बोलना। मुंह से तो आपको तकल्फन बोलेंगे, कॉर्पोरेट वर्ड होगा यस, या क्लैप, इशारतन, सिंबॉलिक। नहीं, हमें क्लैप करना नहीं आता, हमें तो हंसना नहीं आता, तारीफ करना नहीं आता, ठीक है। इसके बाद हमने वीडियो से चल जाएगी ना, तो यस का लफ्ज नहीं आता। तो सारे मेरे साथ मिलके बोले, ये पार्ट ए, ये टीम बी, ठीक है, टीम ए टीम बी, ओके। टीम ए ने बोलना है जी, नाजिया सारे मिलके, आप भी सारे ए टीम, आर यू विद मी? नहीं, मेरे से ऊंची आपने नहीं बोलना, ये ए टीम है, आपने मेरे से ऊंची बोलना, आर यू विद मी?
ऐसे नहीं बोलते यस। यस बोलने का स्टाइल है, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, जिंदगी में आप सीखेंगे ये क्या है कि जब आपने लफ्ज यस बोलना ना जिंदगी में, तो आपने अपने बाजू के साथ, एनर्जी के साथ यस यस यस। अब जब बॉडी लैंग्वेज साथ होगी, थोड़ी स्टिफ होगा आपका यस के अंदर, तो आपके अंदर जो माइंड है ना, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होगी, आपका माइंड के अंदर घुसेगा यस। कॉन्शियस लेवल पे नहीं रहेगा, ये सब कॉन्शियस पे जाएगा। और जब चीज़ कॉन्शियस में जाती है, वहीं से हमारे बिहेवियर्स और हमारी हैबिट्स डेवलप होती है। और इंसान अपनी हैबिट्स का गुलाम है। वी आर क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। ये अल्टीमेटली मैंने आपको लेके आना था, एटीट्यूड बिहेवियर से हैबिट्स की तरफ। हाँ जी, 1 2 3, आर यू विद मी? अच्छा, हाली हाथ कर दिया सर। बोलो भाई, बोल के लब आजाद हैं तेरे। आज फैज अहमद फैज याद करा दी, बोल के लब आजाद है तेरे। अब आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं जी। 1 2 3, आर यू विद मी? ये नहीं बोले, आपकी पूरी टीम बोलेगी तो मैं छोड़ूंगा, छोड़ देंगे। हाँ जी, सारे मेरे साथ है ना, सारे। देखो ये टीम के अंदर ना, पता क्या होता है, घोड़े देखे हैं, बगियों वाले 6 घोड़े, शादियों पे बगियां आती हैं, आपको पता है नाजिया? शादियों में बगियां देखी ना, घोड़ों पे जब दूल्हा आता है, 6 बगियों में अगर 6 वो आगे लगे होते हैं, घोड़े लगे होते हैं। तो आप इन लोग भी ऐसे ही होते हैं, घोड़ों की तरह। एक घोड़ा बेचारा बग्गी खींच रहा होता है, 2 बाकी 7 ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे होते हैं। वो खींचने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, खींच नहीं रहे होते। जैसे लोग मोहब्बत की एक्टिंग कर रहे होते हैं बेगम के साथ, और मोहब्बत किसी और के साथ कर रहे होते हैं। बात तो है, ये उनसे पूछिए। हाँ जी, लोगों ने इंस्टाग्राम जिए जिंदाबाद, क्या क्या लोगों की हमने देखा नहीं, टिकटॉकर और इंस्टाग्राम छा गए। आपके हीरोज खत्म हो गए, हम नए हीरोज आ गए। आप बुरा कहें भला कहें जो भी कहें, दुनिया तो इसी रेट पे चल पड़ी है। नारे पाकिस्तान के बाकी आंखें नहीं खोली आपकी अभी तक हैं। नाजिया अल्लाह मियां तो बस कहीं है ना, देख रहा है बस। ठीक है जी, अभी समझ आ गई बात। आगे चलते हैं जी। लास्ट क्या जी, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये आज का आखिरी पॉइंट था कि शुक्रगुजारी का जो रवैया है, जिंदगी का सबसे कीमती रवैया। ये है रवैयों की साइंस का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स, कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आपको हमेशा शुक्रगुजारी में होना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा रवैया क्या है जी? हर सांस, हर लम्हे, सुबह दोपहर शाम, जिंदगी का सबसे कीमती रवैया क्या है जी? अल्लाह की शुक्रगुजारी। और कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हें और मज़ीद दिया जाएगा। हम हर वक्त नाशुक्री करते हैं। आप कभी अपने अंदर देखें। हम एक शफाक साहब का एक वाक़या बड़ा ही प्यारा, ठीक है जी, फिर मैं एक वीडियो 1-2 दिखाता हूँ। शफाक साहब का बहुत खूबसूरत जुमला है। और कहते हैं कि जी एक पहले के ज़माने में ये व्हाट्सएप नहीं होते थे, बल्कि आज से कोई 5-10 साल पहले थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक अपने महबूब को चिट्ठियाँ लिखा करते थे, महबूब को। तो वो जब बड़े अरसे बाद महबूब के फ़राक में थे, ठीक है, जब महबूब और महबूबा आपस में जब एक बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, तो वो उन्होंने कहा, देखो मैंने तुम्हें इतनी चिट्ठियाँ लिखी, तुमने किसी का जवाब नहीं दिया, शिकायतें करनी शुरू कर दी थी। क्या बोला जी? वो जो महबूब था वो ज़रा सियाना था, समझदार। उन्हें क्या बात सुन, इतने अरसे बाद मिले हैं, तुमने चिट्ठियाँ भी लिखी और तुम शिकायतों में थोड़ा सा टाइम मिला है, और वो आपस में बातें करें ना कि शिकायतें करें। जो टाइम मिला ही, हम लोगों की बातें करते हैं, लोगों के साथ बातें नहीं करते। क्या बोला जी? लोगों की बातें करते, लोगों के साथ बातें नहीं करते। जो लम्हा मौजूद है, जो इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जब आप किसी के साथ मिलें, तो उसके साथ शिकायतें ना करें, बल्कि क्या करें, उससे बात करें। शिकायतें तो बड़ी हो गई, आपने चिट्ठियों में और व्हाट्सएप मैसेजेस में कर दी। असल तो बात करें। बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? फासले बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। और ये देखिए जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। क्या कहते हैं कि व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग यू ओनली व्हेन इट इज कन्वीनियंट। जब आपके लिए आसानी होती है तो फिर आप उसको करते हैं, ये इंटरेस्ट है। लेकिन व्हेन यू आर कमिटेड तो देयर इज नो एक्सक्यूजेस, ओनली रिजल्ट्स। जी नेक्स्ट, ठीक है जी। ये अब क्लोजिंग पे 2-4 एक फार्मूला है, ये मैं आपको देना चाह रहा हूँ, गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट फार्मूला है सक्सेस का, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के हवाले से है। पॉजिटिव एटीट्यूड की क्या जी? 4 चीज़ें हैं। एक हमारा सबसे ऊपर क्या जी? कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उसके बाद क्या जी? हमारा नॉलेज,
जो आप अपना इंप्रूव, जो आज जो आपका सेशन हो रहा है ये भी इसी के कड़ी है। फिर आपके जो स्किल्स जो आप सीखते हैं, और लास्ट में आपकी जो हैबिट्स हैं, जो मैंने आपको बोला कि असल चीज़ आपकी हैबिट्स आपको डिफाइन करती हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें मिल जाएं तो इसको, अगर ना मिलें सही तो इसको काश कहते हैं, अगर मिल जाए इसको कैश कहते हैं। तो ज़िंदगी में लोग मुझे पूछते हैं कि जाज जी हमारे पास पैसा कमाना कैसे है, कैश कैसे है, कैश किसी के जेब में है नहीं, हैं जी। और मैं कहता हूँ ये कैश के लिए ना आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये काश होगा। और आपको पता है मौलाना रूम ने क्या फरमाया था, अगर और मगर की शादी कर दी जाए तो काश पैदा होता है। अगर और मगर की शादी की जाए तो काश पैदा हो। तो अल्लाह ताला इस काश से आपको बचाए। लास्ट क्या जी, आखिर में एक लास्ट एक दुआ है, मैं आपके साथ ये क्लोज करनी है, हैं जी, हैं जी। हाँ ये देखें, ये एक्सरसाइज है, मैंने टाइम बचाने की कहा था, जल्दी से कर दिया। ये देखें, अगर A to Z को करें और A को 1 दें और Z को 26 का नंबर दें, अगर यही फार्मूला स्किल, नॉलेज और हार्डवर्क और एटीट्यूड को अगर इकट्ठा करें तो क्या बनता है। अगर स्किल को इकट्ठा करें, टोटल करें इसके नंबरिंग, तो 82 बनते हैं, अल्फा बीटा उसका है, उसके नंबरिंग दे जाएं। और नॉलेज को दें तो 96 बनते हैं, हार्डवर्क को दें तो 98 बनते हैं, और अगर एटीट्यूड को इकट्ठा करें तो ये 100 बनते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नेक्स्ट, और ये मेरे साथ बोलना है, पहले ऊपर से अपने सारे मेरे साथ बोलेंगे। ये दुआ है जी, अपने ख्यालात में नजर रखें। ये अपने अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, अपने अल्फाज पे नजर रखिए। ये आपके अमल की सूरत इख्तियार, जो आपको बिहेवियर कह रहे थे, ठीक है, कर लेते हैं। और अपने अमाल पे नजर रखिए, ये आपकी हैबिट्स बन जाते हैं। और अपनी आदतों पे नजर रखिए, ये आपकी शख्सियत बन जाते हैं। और अपनी शख्सियत पर नजर रखें, ये आपका किस्मत बन जाती है। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग।